बेटा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्हेनियस। ओके, आर्हेनियस इक्वेशन। और क्यों जरूरत पड़ी है आर्हेनियस इक्वेशन की हमें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो हमने देखा जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक रिएक्शन है N2O5, ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन डिकम्पोज हुई N2O4 प्लस O2। ओके, तो ये रिएक्शन इसमें डिकम्पोज हुई। तो ये देखा गया कि ये जो रिएक्शन है, जब ये रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पर डिकम्पोज होती है, जब ये रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस पर देखा गया तो ये 12 मिनट लेती है डिकम्पोज होने में, ये प्रोडक्ट बनाने में। और जब देखा गया इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया या इसका टेम्परेचर कम किया गया, मान लीजिए इसका टेम्परेचर देखा गया 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये देखा गया कि जो 50 पर 12 मिनट में खत्म हो रही थी, तो 25 डिग्री सेल्सियस में ये 2 आवर में कंप्लीट हो रही है। ओके, यानी कि ये ज्यादा समय ले रही है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो ये रिएक्शन ज्यादा समय में खत्म होती है। यानी एक केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ में जो इक्वेशन थी वो थी अपनी आर्हेनियस इक्वेशन। ओके, तो हम क्या हेडिंग क्या बनाएंगे इसका जो हेडिंग बनेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका आपको बेसिकली क्या मतलब समझ में आया? इफ वी increase temperature of reaction, temperature of a chemical reaction, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी केमिकल रिएक्शन का तो उसका रेट ऑलमोस्ट इंक्रीज, तो हम क्या कहेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट इंक्रीज, ऑलमोस्ट इंक्रीज, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ओके, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट with increase in 10 degree Celsius temperature, 10 degree Celsius temperature, rate constant of reaction almost डबल। जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो एक रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है ऑलमोस्ट डबल हो गया। यानी आप बेसिकली एक बात को खुद सोचिए, जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर को ऐड किया, तो शुगर को ऐड किया तो शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व होने लग रहा है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो डिजोल्व होने का रेट है यानी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ओके, यही हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। और इस फैक्टर को एक्सप्लेन किया था आर्हेनियस फैक्टर ने और आर्हेनियस इक्वेशन ने। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी? दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय आर्हेनियस। ओके, तो आर्हेनियस इक्वेशन दी गई k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ओके, यहां पर k किसको बताया गया? रेट कांस्टेंट को बताया गया। k किसको बताया गया? रेट कांस्टेंट को बताया गया। a क्या बताया गया? आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस
फैक्टर बताया गया, इसको कोलिजन फैक्टर भी कहते हैं। यहां पे ए से क्या पता चला कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसी तरीके से नंबर ऑफ कोलिजन जो है मॉलिक्यूल्स के वो इंक्रीज हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहे हैं। इसको अभी हम ग्राफ के वे से हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आर आपको पता है गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है अपना? टेम्परेचर है। टी क्या है अपना? टेम्परेचर है। अब बात ये करते हैं, गैस कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट क्या देनी है आपको? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये अपना जो गैस कांस्टेंट है उसकी यूनिट है। अब बात यहां पर ये आती है, आपको रेट कांस्टेंट आपने पढ़ लिया पहले क्या होता है। ए कोलिजन फैक्टर है। कोलिजन फैक्टर मींस नंबर ऑफ, जब आपके मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तभी एक प्रोडक्ट बनता है। जब वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, ये वो कोलिजन फैक्टर है। इसको आर्हेनियस फैक्टर या कोलिजन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर से भी जाना जाता है। ओके, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह देते हैं ए को। ए की वैल्यू जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। बहुत बार क्वेश्चन तो जो आपको ये मैंने थ्योरी में लिखकर बताया इससे आया है। बहुत बार ये पूछा गया है कि इसमें आर्हेनियस इक्वेशन कौन सी है, ऑप्शन देगा आपको, बताना है आर्हेनियस इक्वेशन कौन सी है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा गया है कि इसके अंदर ए क्या है। ओके, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ए है, इसका क्या नाम है। ओके, तो आपसे अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ते क्या है। हम पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। और ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया? डबल हो गया है, ठीक है। ओके, अभी हमने यहां पर एक टर्म यूज की है एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप पहले समझे एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज? देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपके पास आयोडीन का मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन का मॉलिक्यूल है, और आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। और जब इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बनता है कि आई का मॉलिक्यूल ब्रेक होने वाला होता है और H के साथ बनने वाला होता है। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, यहां पर तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है, यहां बॉन्ड की ब्रेकिंग, यहां फॉर्मेशन, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग। यानी एक जगह बॉन्ड बन रहा है और एक जगह बॉन्ड टूट रहा है। इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, अब उसके बाद क्या बनता है? आपका प्रोडक्ट बनता है HI का। यहां फॉर्मेशन है, यहां फॉर्मेशन है, 2HI का प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पर आप क्या देखोगे? एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या चीज? देखिए यहां पर मैंने ये बनाया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये यहां पर ये एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो आपका मान लीजिए रिएक्टेंट यहां पर है, ये है R रिएक्टेंट, यहां पर कह सकते हैं I2 प्लस H2 है, यही तो है I2 और H2। ओके, और इसकी एनर्जी यहां पर इतनी है और इसने क्या किया? अपनी हाई एनर्जी पर गया, यहां पर ये हाई एनर्जी पर जाकर और फिर इसने क्या बनाया है? यहां पर बना लिया प्रोडक्ट। देखिए
तो ये जो एनर्जी है यहां पर, इसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जो यहां पर जो आपकी एनर्जी आएगी उसको क्या बोला जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाएगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। जो एनर्जी रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको कहा जाता है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आप लोगों ने ये देखा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, मतलब इस रिएक्टेंट से और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा। और यहां पर एक आती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए, जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है और एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसमें फर्क होता है। क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये तो ये कहेंगे हम। और आप एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहेंगे? इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट विच इज यूज टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एनर्जी तो आपकी यूज होती है यहां से, थ्रेशोल्ड यहां से देखी जाती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी भी आ जाती है। और ये बोली जाती है कि जो एनर्जी रिएक्टेंट को चाहिए जो, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं ई से। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट, it is the energy required to reactant to make a activated complex. ओके, और वह हम कह सकते हैं इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब हम इसके अंदर रिएक्टेंट का यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये रिएक्टेंट की वो मिनिमम एनर्जी होती है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाती है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर यहीं पर बात करते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी की, यहां पर हम मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट की यूज नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं कहने वाले हैं कि मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी में हम क्या कहेंगे? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इन दोनों में एक बात का फर्क है। क्या फर्क है? मैंने तो कहा कि ये कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो कम से कम एनर्जी आप यहां से यहां तक मेजर करोगे। और आपको इसके लिए क्या कहा है? ये रिएक्टेंट की वो एनर्जी रिक्वायर्ड है जो कि आपका कॉम्प्लेक्स बनाती है। ओके, तो हम एक बात कह सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, पेपर में क्वेश्चन आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी दे देगा, रिएक्टेंट की एनर्जी दे देगा और आपसे ये निकलवा लेगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, दूसरा हम क्या कह सकते हैं? अगर हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपकी एनर्जी होती है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और यहां पर आपकी क्या है? ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? प्रोडक्ट की। तो आप एक बात देखिए, यहां से यहां में एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है एनर्जी का।
यहां पर क्या लिखूं मैं, एनर्जी, एनर्जी लॉस। और जब भी कोई एनर्जी लॉस होता है, जब भी कभी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो होती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन, और वी कैन से डेल्टा ई ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, और ये भी कह सकते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नेगेटिव। ऐसी एनर्जी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसी को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, यहां पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो साइन कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, इसलिए ये एक्सोथर्मिक होगी। और जो इसके बीच में एनर्जी लॉस बना है, इसको क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, डेल्टा एच आर। ओके, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और यहां पर ये नेगेटिव आने वाला है, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो बात है ये इसी के अंदर कंसीडर होती है, और यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, एनर्जी ऑफ रिएक्शन कौन सी है, कि आप इस डायग्राम को देखकर, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखकर ये बताइए कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। अब अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेता हूं, ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। ओके, एंडोथर्मिक होगी। और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। किसके केस में, एंडोथर्मिक के केस में। ओके, तो एक कंसेप्ट तो बना अपना ये कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए कई बार आपका क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से देता है, बताएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी ये है और बताएगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है। थ्रेशोल्ड एनर्जी दे देगा और आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा तो आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देने से निकलेगी, या आप यहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया मैंने यहां पे। अब इससे आगे एक क्वेश्चन और बनता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या चीज होती है। मैक्स बोल्ट्जमैन और आर्हेनियस ने, ठीक है, बोल्ट्जमैन ने, मैक्सवेल ने, इन्होंने एक ग्राफ दिया था मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो उस ग्राफ को भी हम समझते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। देखिए समझिए मेरी बात को, मान लीजिए आपके पास कोई ए मॉलिक्यूल है और ये बी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कोई सी मॉलिक्यूल बना रहा है। ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर सी मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो इस ए मॉलिक्यूल की भी तो कोई ना कोई एनर्जी होगी। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप एक बार ग्राफ भी बना लीजिए, आप दोनों तरीके से आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, तो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, काइनेटिक एनर्जी, जो ग्राफ बनने वाला है काइनेटिक एनर्जी, और इधर आएगा एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी, एन नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी और टोटल पार्टिकल की एनर्जी कह सकते हैं। तो अब मेरी बात को समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो मान लीजिए यहां पर ए के 50 पार्टिकल है जिनकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो आपका प्रोडक्ट बना रही है, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 50 पार्टिकल फॉर्म प्रोडक्ट। ओके, और मैं कह रहा हूं देयर इज टोटल 120 पार्टिकल। आपके पास टोटल जो है 120 पार्टिकल है।
तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी जो पार्टिकल एक्टिवेशन एनर्जी का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वही तो प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी आप लोगों को क्या समझाया था कि जो रिएक्टेंट के पार्टिकल एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये एनर्जी अचीव कर लेंगे, वही पार्टिकल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल क्या बना रहे हैं, हाई एनर्जी बना रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एक टेम्परेचर देखा गया, उस टेम्परेचर पर यह ग्राफ इस तरीके से आया। पहले क्या देखा गया कि नंबर जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल का? पहले 50 पार्टिकल थे जिनकी एनर्जी हाई है टी टेम्परेचर पर। टी टेम्परेचर पर आपके 50 पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, जो इसके अंडर आ रही है पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, और मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाते ही आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, इंक्रीज होगी। और उसके इंक्रीज होने से हम ये नहीं कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ये बात बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या कहेंगे, हम कहेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। ओके, यानी कि जो आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम एनर्जी यहां तक लेकर आ रहे थे, थोड़े से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही थी, अब की बार इसमें ब्रॉडनेस आ जाती है। देखिए यहां पर पार्टिकल आपके कोलिजन करते करते थोड़े पार्टिकल बच गए जो कोलिजन कर रहे हैं। अब देखो इसमें तो कोलिजन करने वाले पार्टिकल कितने बचे हैं, इतने सारे पार्टिकल हैं जो कोलिजन कर रहे हैं। इस स्टेज पर बात करूं तो मैं, और ऊपर वाली में देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं। देखो इतने पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं, यानी यहां पर 50 पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद 100 पार्टिकल जो है वो कोलिजन में आ जाएंगे। यानी कि अब मेरा कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, क्योंकि इस कर्व की ब्रॉडनेस जो है इंक्रीज हो गई है। इस कर्व की ब्रॉडनेस देखो कितनी इंक्रीज हो रखी है, देखो इस कर्व की ब्रॉडनेस इंक्रीज हो गई है। तो पार्टिकल जो ज्यादा है वो T+10 डिग्री वाले टेम्परेचर में ज्यादा है। जब 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल या ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल हैज मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा रहती है प्रोडक्ट बनाने के लिए। ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे एज कंपैरिजन टू टी टेम्परेचर। इसमें कम पार्टिकल प्रोडक्ट बनाएंगे और इसमें ज्यादा बनाएंगे। ओके, तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज ग्रेटर इन T+10 डिग्री टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर ज्यादा लिया तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल ने कोलिजन किया, न कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है, ओके क्या पूछता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में फर्स्ट द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कर्व इंक्रीज देन डिक्रीज, ये बात लिखनी होती है। ओके, क्या बताया, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we increase the temperature, the curve
of fraction of particle first increase then decrease. ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, then broadness of curve increase. मतलब ये जो ब्रॉडनेस, जो ये चौड़ाई है, ये बढ़ जाएगी. इट मीन्स मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ molecule form एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स. अगर ज्यादा पार्टिकल इस एनर्जी को अचीव कर जाएंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा. इसका मतलब ये है, इन दोनों पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनता है आपका कि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या करेंगे, ज्यादा कोलिजन कर जाएंगे और आपका जो है प्रोडक्ट जल्दी बनेगा और ज्यादा भी बनेगा कम समय में. ओके, तो ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है. ठीक है, जो कि आपसे बहुत पूछा जाता है, बार बार एग्जाम्स के अंदर ये आता है. ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे आर्हेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, जो कि क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है. क्या क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, देखिए क्या क्वेश्चन बनता है. आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस EA अपॉन में RT. ये अपनी आर्हेनियस इक्वेशन है. ठीक है, एट टेम्परेचर T पर अपनी आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो ये है. और एट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर लोगेरिथम लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो पहले ln आता है, ln के बराबर है ln a माइनस EA अपॉन में RT. इफ वी कन्वर्ट इनटू log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT. जब यहां पर मैंने ln लिया तो ln से जो आपका एक्सपोनेंशियल है कैंसिल हो जाता है. ठीक है, इसलिए मैंने ये पावर इसकी ऐसे लिखी है. अब बात क्या रह गई है, log के बराबर है 2.303. अब पूरे को डिवाइड करना है 2.303 से, तो पूरे को डिवाइड करेंगे, डिवाइड 2.303 बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा आपका, log के बराबर है log a माइनस EA अपॉन में 2.303 RT. ये बन जाएगा. ओके, एक इक्वेशन ये बनी. ये इक्वेशन आपकी टेम्परेचर T पर है और एट टेम्परेचर T2, ये बड़ा टेम्परेचर है इससे, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, log k की जगह आपका क्या आ जाएगा, ये K1 मान लो, तो ये K2 बन गया. यहां टेम्परेचर T1 है. एक्टिवेशन एनर्जी सेम रिएक्शन के लिए बदलती नहीं है कभी भी, तो ये K2 बन गया, तो ये बना log a, ना कोलिजन फैक्टर बदलता है. ठीक है, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2. अभी मैंने क्या बताया, एट टेम्परेचर T2 इज हायर देन T1. ओके, T2 टेम्परेचर ज्यादा है आपका किससे, T1 से. तो आगे आप देखोगे क्या होगा, subtract equation 1 from 2, subtract equation 1 from equation 2. तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, log k2 माइनस
log K1 इज इक्वल टू, आपका ए से ए कैंसिल होगा, log ए से ए कैंसिल होगा, तो आप लिख लो log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 माइनस क्या लिखेंगे, log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT1 ये लिखेंगे। ओके, इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बना log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू, अब ये log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 माइनस log A प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT1। log A से आपका log A कैंसिल हो गया, log M माइनस log N क्या बन जाएगा, log K2 अपॉन में K1 बन गया इज इक्वल टू ई ए अपॉन R 2.303 R कॉमन लिया हमने, 2.303 R कॉमन लिया तो बचेगा क्या, ये पॉजिटिव वाला टेम्परेचर है इसलिए इसको आगे लिखो, ये नेगेटिव वाला है इसलिए इसको पीछे लिखा है। तो ये आपका फार्मूला बन गया है। ठीक है, ये फार्मूला किसका है, रेट कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट आ गए हमारे कहां पर, अलग अलग टेम्परेचर पर, विद सेम एक्टिवेशन एनर्जी, विद सेम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और इसका ग्राफ मैंने आपको जो ग्राफ वाली जो वीडियो बना रखी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, अलग अलग रेट कांस्टेंट देगा, डिफरेंट टेम्परेचर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछेगा, या तो आपसे ईए पूछेगा आपसे, और गिवन में क्या क्या मिलेगा, गिवन में आपको K2 भी मिलेगा, K1 भी मिलेगा, T1 भी मिलेगा, T2 भी मिलेगा, या आपसे क्या पूछ लेगा, T1 पूछेगा तो आपको K2 भी गिवन होगा, K1 भी गिवन होगा, EA भी गिवन होगा और T2 भी गिवन होगा। यानी आपके पास एक चीज आपसे पूछ सकता है, बाकी सब गिवन होगी। ओके, या फिर कहेगा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट डबल हो गया, तो अगर रेट कांस्टेंट डबल कहा, रेट कांस्टेंट डबल, तो हम क्या करेंगे, K1 तो K1 रहेगा, K1 तो K1 ही रहेगा, लेकिन K2 क्या हो जाएगा हमारा, 2K1 हो जाएगा। ये बात याद रखना। अगर कहा कि रेट कांस्टेंट जो है वो आपका क्वाड्रपल हो गया, तो आप यहां पर क्या हो गया, तो आपको K1 तो K1 रहेगा, लेकिन K2 क्या हो जाएगा, 4K1 हो जाएगा। क्वाड्रपल का मतलब ये होता है। ओके, तो इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप यहां पे फार्मूले में पुट कीजिए और आप इसका आंसर निकालिए। अब एक और बात जो आपको बतानी है, जो आपके पेपर में आती है, आर्हेनियस इक्वेशन की। आर्हेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन इस पर बहुत बार बनता है, जो ये गिवन है टेम्परेचर वाला फैक्टर। इसमें आपसे क्या पूछता है, देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं के ए 1 बाय ई की पावर ई ए अपॉन में आर टी। यहां पूछता है आपसे रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर और एनर्जी रिलेशन। ओके, तो बात कैसे आती है, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन रेट कांस्टेंट के, इस पर क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए सोचने की बात है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से समझिए, अगर आपने ये टेम्परेचर बढ़ाया
तो E की पावर में जो टर्म है इस टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ E की पावर वाली टर्म घट जाएगी। समझ में आया? तो आप क्या कहेंगे, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, जो आपकी E की पावर में बना है ये डिक्रीज हो जाएगी, और ये कम हो गई तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, देन K इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट K क्या हो जाएगा। याद रखना इस वाली बात को, पेपर में हमेशा पूछता है। यानी आपका रेट कांस्टेंट होता है, उसका इनवर्सली रिलेशन होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। दूसरा क्या रिलेशन पूछता है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट कांस्टेंट, ये बात हो गई। इफ वी इंक्रीज रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी लिखिए, इफ वी इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी देन रेट कांस्टेंट, तो ऐसी सिचुएशन में रेट कांस्टेंट क्या होगा, पढ़ के देखो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपने बढ़ाई तो ये सारी टर्म बढ़ जाएगी, नीचे ये टर्म जो है ये बढ़ जाएगी, तो ये टर्म घट जाएगी। तो इफ वी इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी देन रेट कांस्टेंट डिक्रीज, और रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उससे रेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है, ये रिलेशन जो है ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत बार क्या करता है, इस इक्वेशन के साथ आपको एक अनदर इक्वेशन देता है। मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, तब आपको इसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आर्हेनियस इक्वेशन इतना ही आपको याद रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, और जो मैं अभी इसके PYQ डालूंगा उनको भी पढ़ो, ठीक है। फुल मार्क्स आने की पूरी संभावना है। थैंक यू। देखिए एक टॉपिक और रहता है हमारा, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। ओके, तो हम कैटालिस्ट के बारे में पढ़ते हैं अभी। क्या, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है। कैटालिस्ट जो होता है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, विदाउट इंटरफेयर ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद इसमें रिएक्ट नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन का रेट जो है वो क्या करता है, रेट इंक्रीज कर देता है। तो हम क्या कहेंगे, कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस, ओके, हम क्या कहेंगे, ए कैटालिस्ट इज ए सब्सटेंस which rate of reaction without react itself, without react itself, खुद रिएक्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है KClO3, ये आपकी एक रिएक्शन है, और इसके अंदर कैटालिस्ट डाला आपने MnO2। क्या कैटालिस्ट डाला आपने, MnO2, KCl बनता है और 3O2 बनता है। ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का रेट फास्ट कर सकता है, लेकिन रिएक्ट नहीं होता। तो मेरा मतलब क्या है, MnO2 इज कैटालिस्ट। MnO2 क्या है, कैटालिस्ट है। तो ये क्या कर, इट जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा बस। ओके, तो देखो किस तरीके से इसका किस तरीके से ग्राफ, डायग्राम बनाने लगो इसका, तो क्या बनेगा, यहां पर कोलिजन नंबर, या आप कह सकते हो रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
और यहां पर अपना एनर्जी। तो आपका रिएक्टेंट यह था, तो पहले आपका ग्राफ इस तरीके से बन रहा था, ये ग्राफ बन रहा है विदाउट कैटालिस्ट। और जब अपना कैटालिस्ट आएगा तो ये ग्राफ बनेगा, ये बना विद कैटालिस्ट। ठीक है, तो क्या चीज देखी, कैटालिस्ट अल्टर द पाथ। ओके, ये पाथ को अल्टर कर रहा है, और वी कैन से इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। ठीक है, इट डिक्रीज एक्टिवेशन, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कम एनर्जी में होगा तो रिएक्शन फास्टली होगी। देखो, ये इसका मतलब यहां 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी यहां तक है, वो क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। और यहां से यहां तक में आपके 150 मॉलिक्यूल है, 150 मॉलिक्यूल है, जो आपकी, भाई सभी की एनर्जी तो मैक्सिमम नहीं होती, तो यहां से यहां तक की एनर्जी वाले तो एज कंपेयर एनर्जी वाले हैं वो ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो फास्ट बनता है। ओके, इट डज नॉट चेंज इन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट एंड में कोई भी चेंज। ओके, और दूसरा कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं हम, कैटालिस्ट क्या करता है क्या नहीं करता, इट डज नॉट चेंज, it does not change, gives free energy, gives free energy। ठीक है, ये gives free energy को डेल्टा जी के अंदर कोई नहीं लाता। ओके, it change only, it change only है जो स्पॉन्टेनियस होती है, it change only spontaneous reaction। okay, it does not change उसको कोई चेंज नहीं करता, चेंज होने देता उसके अंदर। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा वो इक्वल रहता है रेट ऑफ बैकवर्ड के, बिकॉज ऑफ कैटालिस्ट। इस बात का मतलब ये है कि जितना चेंज फॉरवर्ड, ठीक है, द चेंज of forward reaction equal with the rate of backward reaction। जितना फॉरवर्ड में बढ़ता है उतना ही बैकवर्ड में बढ़ेगा। ओके, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट है, जो कि रिएक्शन के अंदर रिएक्शन के रिएक्टेड देता है, ठीक है, रिएक्ट नहीं होता, जस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज कर देता है, कहेंगे हम इफेक्ट ऑफ का इफेक्ट एक रिएक्शन में आया हो।
ठीक है, आपके लिए इफेक्टिव रही हो तो इसको लाइक भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब